एकल स्कूल है, इसका मतलब है एक स्कूल एक टीचर। जहाँ पे हम स्कूल खोलते हैं तो उस गांव का समग्र विकास हम करने की कोशिश करते हैं। देश यदि तरक्की करना है, शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 19वीं सेंचुरी यूरोप की थी, 20वीं सेंचुरी अमेरिका की थी, 21st सेंचुरी अभी चाइना और इंडिया की है, लेकिन 2075 के बाद इंडिया की हुई। पहले भी विश्व गुरु थे, हमारे अंदर वही कैपेबिलिटी है विश्व गुरु बनने की, और आगे भी हम विश्व गुरु बनेंगे। देश तभी प्रोग्रेस कर सकता है जब लास्ट माइल वाला आदमी भी प्रोग्रेस करे। हमारी संस्कृति में सेवा का बहुत बड़ा स्थान है, और जब वो सेवा निस्वार्थ भाव से हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो और नर की सेवा हो, तो उसका महत्व अपने आप बढ़ जाता है। एकल अभियान कुछ ऐसा ही काम कर रहा है, जो ग्रामीण और वनवासी भारत के लोग हैं, जो समाज से पिछड़े हैं, कोई भी जो संसाधन उन तक नहीं पहुंच पाए, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए एकल अभियान आ गया है। और एकल अभियान को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे सेवाव्रती हैं, कुछ ऐसे दानदाता हैं जो लगे हुए हैं और इस कार्य को पूरा करा रहे हैं। आज हमारे साथ एक ऐसा ही दानदाता मौजूद हैं, सुभाष जी, जिन्होंने एकल से जुड़कर उन बच्चों की चिंता की, उन लोगों की चिंता की जिन तक साधन नहीं पहुंच पा रहे थे, संसाधन नहीं पहुंच पा रहे थे, उन तक पहुंचे और उनको आगे बढ़ाने का काम किया। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास स्पॉटलाइट में। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि जो हमारी सनातन संस्कृति में सेवा का भाव है, वो आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये कैसे आया, आप लोगों के लिए प्रेरणा कैसे आई? मैं सुभाष अग्रवाल, प्रोफेशन से मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। बाकी मैं अपनी एक कंपनी है SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड, मैं उसका चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। ये कंपनी हमने 1990 में स्टार्ट की थी, और उससे पहले मैं 80 में CA किया था और 10 साल तक मैंने प्रैक्टिस की थी। और ये हमारी एक लिस्टेड कंपनी है NSE BSE में। फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। डिफरेंट सर्विसेज है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, NBFC, इंश्योरेंस ब्रोकिंग, थर्ड पार्टी फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशंस, ब्रोकिंग, इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, सब इस तरह के सब मैं देते हैं। देखिए, 15 साल पहले के करीब है, GD गोयल जी मेरे को मिले थे, और अपने एक्शन शूज़ वाले सुभाष अग्रवाल जी भी मिले थे। हम जानते थे एक दूसरे को। तो GD गोयल जी ने मुझे कहा कि भी एक स्कूल है एकल। मैंने कहा क्या मतलब? बोला कि एक एकल स्कूल है, इसका मतलब है एक स्कूल एक टीचर, और उसमें 20 से 30 बच्चे पढ़ते हैं। दूर गाँवों के अंदर ये स्कूल चलते हैं, है ना। तो रिमोट एरियाज में जहाँ पे नॉर्मली सरकारी स्कूल नहीं होती, और प्राइमरी एजुकेशन वगैरह देते हैं, और उसके अंदर एजुकेशन के साथ साथ संस्कार का भी काम करते हैं। बच्चों में खेल कूद की भावना भी डालते हैं, और योगा वगैरह भी सिखाते हैं। और ये अपनी बातों को सिखाने के लिए कविता, वहाँ की लोक कविताएँ, और ये तो स्कूल के लिए हो गया। और उसके अलावा जहाँ पे हम स्कूल खोलते हैं तो उस गांव का समग्र विकास हम करने की कोशिश करते हैं कि उस गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीमें चल रही है, और ये सब ऑर्गेनिक खेती कैसे कर सकते हैं। तो ये गांव के अंदर भी ये पूरा को गांव का विकास ही हो जाता है। तो ये इस भावना से हमें बहुत अच्छा लगा। एक स्कूल उस टाइम पे मेरे ख्याल वो 15,000 कितना बता रहे थे, आज तो 30,000 में चलता है। तो उस टाइम पे वो 15-1,000 में चलता था, तो अनबिलीवेबल था। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि भी एक मेरे को विश्वास ही नहीं होता एक स्कूल कैसे चल रहा है। हाँ, एक स्कूल इतना कम में कैसे चलता है। तो फिर उन्होंने कहा कि ये काम करो आप, हम वन यात्रा बोलते हैं इसे, हम स्कूल भी जाके दिखा के लाते हैं और गांव भी दिखा के लाते हैं। तो आप भी वन यात्रा पे गए? हाँ जी, मैं कहाँ भी वन यात्रा पे गए? मैं वैसे वन यात्रा रांची में गया पहले, और उसके बाद भी 2-3 सोलन वगैरह, और उसके बाद भी गया, और हर साल, है नहीं। तो उस टाइम पे एक ग्रुप के अंदर हम गए, हम सोच रहे थे देखते हैं क्या है, मतलब कोई ख़ास एक्साइटमेंट नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब हम वहाँ पे गए, वहाँ पे माहौल देखा, गांव के अंदर देखा, बच्चों से मिले, स्कूल से मिले, टीचर से मिले, और स्कूल का वातावरण देखा, तो रियली हम बहुत इम्प्रेस हुए कि बच्चों के अंदर वो बच्चे किसी से कम नहीं है। मतलब वो जैसे हम कहते हैं कि हम थर्ड क्लास वाली नॉलेज उनको देते हैं, उसके बाद किसी फॉर्मल सरकारी स्कूल या आसपास कोई स्कूल होता है वहाँ पे हम उसको
एडमिट करा देते हैं। लेकिन हमने बच्चों से बात की, वो गायत्री मंत्र बोलना, काउंटिंग करना, कविता सुनाना, संस्कृत बोलना, संस्कृत हिंदी में अल्फ़ाबेट सब जानते थे इवन। तो हम उससे बहुत इम्प्रेस हुए। तो ये वन यात्रा आप कहाँ गए थे सबसे पहले? कहाँ? रांची गए थे? हाँ जी, रांची। रांची जब आपने देखा कि उन बच्चों को, तो आपको और एकल के प्रति लगाव बढ़ गया। और मैं तब से पहले शुरुआत तो मैं ऐसी ज़बरदस्ती, जैसे कहते हैं ना, फोर्सफुली जी.डी. गोयल जी ने कह दिया कि भी जाना है, और तो हमने जो कंट्रीब्यूशन है वो दे दिया, लेकिन मन से नहीं था। मन से तभी जुड़े जब हमने जाके वहाँ जाके वन यात्रा की, और अच्छे से तब से हम CSR में वहाँ पे अच्छा कंट्रीब्यूट अपना जो भी ठीक समझते हैं, है ना, वो कंट्रीब्यूट करते हैं। 100 स्कूल वगैरह के करीब हम कई साल से कर रहे हैं। आपने बताया कि आप एक CA हैं और एक इंडस्ट्री, एक बिज़नेस चलाते हैं। तो अक्सर कहा जाता है कि बिजनेसमैन CA अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, लेकिन आप उस फैमिली को टाइम दे रहे हैं, उन ट्राइबल और रूरल बच्चों को टाइम दे रहे हैं जिनके लिए किसी के पास टाइम नहीं होता। तो ये कैसे हुआ? हमारी फैमिली जो है, मेरे पिताजी वगैरह भी है ना, परोपकार में बहुत विश्वास करते थे, समाज सेवा में बहुत विश्वास करते थे, रामायण वगैरह कराते रहते थे। गाँव के अंदर धर्मशाला, हैंडपम्प और ये कुआँ खुदवाना और इस तरह के समाज सेवा के हिसाब से जो लोगों को फ़ायदा हो, और वो काम करते रहते थे। तो हमें बचपन से एक दृष्टिकोण हमारा परोपकार का जैसे है वो हमारा रहता रहा है। लेकिन जब हमने इन स्कूलों में विजिट किया, स्कूलों को देखा, और यहाँ पे देखा कि इतने 25-30 बच्चे जो हैं, यदि ये बच्चे पढ़ाई नहीं करते, क्योंकि 6 लाख गांव हैं, सब गांवों में स्कूल नहीं है, और यदि ये बच्चे पढ़ाई नहीं करते तो इनमें नशा की, शराब की, और कोई भी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते थे। और शिक्षा तो पता ही है कि शिक्षा तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। बगैर शिक्षा के आपके अंदर खुद को खड़ा करने वाली पोजीशन आती ही नहीं है। तो और समाज में यदि देश यदि तरक्की करना है तो ये सब शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। और ये जो भारत लोक शिक्षा परिषद है वो इसमें पूरी तरह से लगा हुआ है। 25 साल से, मतलब 2000 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था, और एकल अभियान में तो 1 लाख स्कूल के करीब चलते हैं, और इनके कई आयाम हैं जैसे कि है। तो भारत लोक शिक्षा एक आयाम है, और इसके अंदर अपन नॉर्दर्न इंडिया, उत्तराखंड, यूपी, हिमाचल, हरियाणा, यहाँ पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो यही है कि 6 लाख गांव हैं, यदि हम हर गांव में पहुंच जाएं, जितने गांव में पहुंच जाएं जहां स्कूल नहीं है एटलीस्ट, तो देश हमारा तभी तरक्की कर सकता है। एक सवाल होगा कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आप समाज सेवा में लगे हुए हैं, चाहे वो अपने संस्कृति को आगे बढ़ाने का हो, शिक्षा का माध्यम हो, सेवा में लगे हुए। लेकिन एकल अभियान आपको क्यों अलग लगा, और इतना व्यापक स्तर पे जो काम कर रहा है, तो उसके आगे बढ़ने का क्या रीज़न है? एक तो यहाँ पे जो कल्चर डेवलप हो गया है ना, वॉलंटियर्स, मतलब कितने ही लोग अपनी सेवा दे रहे हैं निस्वार्थ भाव से, और डोनर भी है, वो खुद भी डोनेट करता है और लोगों से लेके भी वो डोनेट करवाता है। क्योंकि जो कोई ऑब्जेक्ट यदि बढ़िया हो ना तो लोग अपने आप जुड़ जाते हैं। और एक आदमी झंडा चला के स्टार्ट करता है, अच्छा मूवमेंट है, तो लोग अब उसके साथ, उस प्रोसेसन के साथ जुड़ जाते हैं। जैसे कि अशोक सिंघल जी ने लक्ष्मी जी को बोला था कि भाई आप ये काम करो बच्चों में शिक्षा, और लक्ष्मी जी, सुभाष जी, उस टाइम बंधु जी, है ना जी, ओम प्रकाश सिंघल जी, ये 2000 के अंदर जुड़ के इन्होंने एक ट्रस्ट खोली, भारत लोक शिक्षा परिषद, और ये एकल अभियान से पूरा जुड़ गए। और ये स्कूल आज भारत लोक शिक्षा परिषद 25,000 स्कूल चलाता है। एकल अभियान में जैसे मैंने बताया 1 लाख के करीब स्कूल चलते हैं। तो ये मूवमेंट पूरा वर्ल्ड की सबसे बड़ी NGO मैं कह सकता हूँ। मतलब मुझे इतनी बड़ी नॉलेज नहीं है कि कोई इससे बड़ी कोई NGO है। और वैसे भी 2019 में इनको गांधी पीस अवार्ड भी मिला था, जो कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया। तो ये, और मैं भी खुद अब CSR जो इसका, देखिए हर कंपनी जिसका प्रॉफिट एक अच्छे लेवल पे है
उसको 2% अपना प्रॉफिट का CSR करना पड़ता है। तो हमने देखा कि इससे बढ़िया CSR का कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। अच्छा, एक बार ज़रा मुझे CSR के बारे में ज़रा दर्शकों को बताइए कि CSR क्या होता है और कैसे उसका फंडिंग होता है, कैसे वो सेवा के कार्य में लगाता है। देखिए, गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली थी कि जिनका प्रॉफिट अच्छा होता है नहीं, या टर्नओवर एक लेवल पे अचीव कर लेती है, तो उसको अपना 2% प्रॉफिट बिफोर टैक्स का CSR में कंट्रीब्यूट करना कंपलसरी है। तो बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कॉरपोरेट्स जिनके अच्छे प्रॉफिट हैं, हम उनके पास अप्रोच करते हैं और हम उनसे कहते हैं कि भाई ये प्रेजेंटेशन देते हैं, अपना प्रपोजल बताते हैं कि ये स्कूल आपके नाम से चलेगा, 30,000 रुपये में एक स्कूल चल रहा है। तो वो इस पूरे प्रोजेक्ट को देख के वो अट्रैक्ट होते हैं और वो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो वैसे तो आम आदमी से भी हम लेते हैं, बड़े लोगों से, छोटे लोगों से, कॉरपोरेट से, PSU से, बैंक से, जो इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहे, क्योंकि 25,000 स्कूल चलाने का मतलब है 75 करोड़ रुपए, है ना जी, और हर साल। तो आपको इतना बड़ा अमाउंट यदि इकट्ठा करना है तो CSR की हेल्प लेनी पड़ेगी। और वैसे हमने क्राउड फंडिंग के बारे में भी सोचा था, यदि वो इतना पिकअप नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे ऐड के ऊपर बहुत खर्च करना पड़ता है। और क्राउड फंडिंग में यदि कोई ऑब्जेक्ट अच्छा है तो आप कोई 1,000, 5,000, 2,000, जो जिसकी जितनी कैपेसिटी है उतना वो उसको कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो इसलिए तब हमने सोचा कि जब मैं जुड़ा तो मैंने एक प्रपोजल दिया था कि भाई आप एक चैप्टर खोलते हो, है ना, तो वो चैप्टर में उसकी स्पेशलाइजेशन नहीं होती कि भाई CSR क्या है, हर एक किसी को आइडिया नहीं होता किसको अप्रोच करना चाहिए, क्या प्रेजेंटेशन है, क्या उनकी कंप्लायंस लेवल है। तो हम एक CSR एक अलग से एक चैप्टर बना दो, CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। तो मैंने उसको मतलब मेरे से पहले थोड़ा सा था, लेकिन वो पिकअप नहीं हो रहा था, तो मैंने इसको साथ में कमेटियाँ बनाई, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कॉर्पोरेट कमेटी फॉर ऑल, है ना जी, और पब्लिक सेक्टर की अलग, कॉर्पोरेट की अलग, और जनरल की अलग, और लेडीज़ की अलग। तो 4 कमेटी बना दी और एक कोर कमेटी रही। तो हम वो सब मिलके उसमें स्पेशलाइजेशन क्रिएट करने की सोचते हैं। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पर फोकस करती है, वो अदर्स पे भी फोकस कर सकते हैं। इसी पर कॉर्पोरेट वाले कॉर्पोरेट पे फोकस करते हैं, अदर्स पे भी कर सकते हैं, और इंडिविजुअल वाले जो आम पब्लिक है उन पर फोकस करती है। और एक लेडीज़ विंग बना दिया, जो लेडीज़ की अपील लेडीज़ के थ्रू, तो वो भी एक अट्रैक्ट करता है। तो ये हमने CSR को बाकायदा, और उसमें क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, और उसको अंडरस्टैंड करके सारे चैप्टरों को भी हेल्प करते हैं। कोई प्रपोजल देना है, कोई CSR में मिलना है, तो वो हमारा मेन कार्य होता है। आपने अभी हम बात कर रहे थे CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन अगर हम कॉर्पोरेट वर्ड हटा दें, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी भी है, आपकी है, सबकी है, तो ऐसे में अभी जो हम थर्ड वर्ल्ड ग्रोइंग नेशन है, तो ऐसे में हर आदमी का क्या दायित्व होना चाहिए देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, कि वो करे ताकि देश और समाज आगे बढ़े। हमारा देश आज 4th पे आता है वर्ल्ड के रैंकिंग में, और 2075 के बाद हम शायद नंबर 1 हो जाएंगे। मतलब द वे वी आर प्रोग्रेसिंग, हमारी जो GDP है वो 8% से ऊपर चल रही है। देखिए, 19th सेंचुरी यूरोप की थी, 20th सेंचुरी अमेरिका की थी, 21st सेंचुरी अभी चाइना और इंडिया की है, लेकिन 2075 के बाद इंडिया की होगी, और आने वाली सेंचुरी इंडिया की रहेगी, क्योंकि हम पहले भी विश्व गुरु थे, हमारे अंदर वही कैपेबिलिटी है विश्व गुरु बनने की, और आगे भी हम विश्व गुरु बनेंगे। और इसके लिए यदि हमें विश्व गुरु बनना है और हमें देश को प्रोग्रेस करना है, तो हमारी शिक्षित पॉपुलेशन होनी चाहिए। और अभी हमारा जो गवर्नमेंट के पास या पब्लिक के सपोर्ट के बगैर ये मूवमेंट नहीं चल सकता, सारे देश को शिक्षित करना। तो क्योंकि गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज से जहाँ स्कूल खोल सकती है वहाँ खोल देती है, बड़े गांव में, छोटे गांव में जहाँ 1000 की पॉपुलेशन है, 500 की पॉपुलेशन है, 1500, तो ये हम प्राइवेट लोगों ने ये बीड़ा उठाया। जैसे मैंने बताया 2000 में लक्ष्मी जी, अशोक सिंघल जी, और माननीय और अपने ओम प्रकाश सिंघल जी,
बंधु जी, तो इन सब ने मिलके ये सोचा कि भाई ये हमें देश को आगे बढ़ाना है तो शिक्षा में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और वो ये तब से वो 25 साल से 1 लाख गाँव को टेकअप कर लिया। और अभी भी बहुत सारे गाँव हैं जो अशिक्षित है, और देश तभी प्रोग्रेस कर सकता है जब लास्ट माइल वाला आदमी भी आपने प्रोग्रेस अभी एक करे। बात की 2075 में हम वर्ल्ड के टॉप मोस्ट नेशंस में होंगे, तो अगर हमको आगे बढ़ना है तो शहर तो आगे बढ़ ही रहे हैं, गाँव का क्या रोल होगा उस समय, और जो गांव के डेवलपमेंट होंगे उनका क्या रोल रहने वाला है, और कितना अहम होगा कि गांव आगे बढ़े तभी हम वहाँ तक पहुँचे। रूल तो यही है, विवेकानंद जी ने भी कहा है कि भाई जहाँ बच्चे स्कूल नहीं आ सकते तो स्कूल को बच्चों का सोचना चाहिए। यही थ्योरी है देश के अंदर। गांव हमें जितने फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, स्कूल तो बहुत एलिमेंट्री है, उसके बाद स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य होनी चाहिए, हॉस्पिटल्स होने चाहिए, मतलब एंटरटेनमेंट के भी साधन होने चाहिए। गांव बहुत रिसोर्सफुल, हम गांव रहने नहीं चाहिए, वो लाइक सिटी बन जाए। तो देश विकसित देश होना का हम विजन ले रहे हैं, तो हर गांव तक हमें सड़कें, लाइट, शिक्षा, हॉस्पिटल्स, अदर फैसिलिटीज़, एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़, है नहीं, और फिर हायर एजुकेशन, कॉलेज, तो ये सब पूरे हिंदुस्तान में फैलाने के लिए जितना नज़दीक हो उतना उसको बढ़ाते रहना पड़ेगा। और हम जैसे विकसित का मतलब यही होता है कि हर किसी आदमी की पढ़ने की इच्छा है तो उसकी सब अप्रोच में हो, यानी उसको कोई स्वास्थ्य की इच्छा है तो उसका हॉस्पिटल अप्रोच के अंदर हो। तो वो जितना हम इसका जाल फैलाएंगे उतना देश हमारा विकसित होता चला जाएगा। हम अभी जैसे पता ही है कि भाई 47 में हम आज़ाद हुए थे, उससे पहले अंग्रेज़ों का राज था 200 साल, उससे पहले मुसलमानों का राज था, है ना, मुस्लिम कंट्रीज आउटसाइडर से आए थे, तो ये चल रहा था। और हमारा देश पहले सोने की चिड़िया थी बहुत पहले, और कुछ बाहर से लोग आए हमारा यहाँ से पैसा लूट के ले गए, तो हम फिर रिसोर्सेज हमारे कम हो गए, लेकिन फिर भी हमारे अंदर वो सब संस्कृति मेंटेन्ड है, और हम फिर दोबारा से पोटेंशियलिटी है, हम दोबारा से विकसित बन सकते हैं। अभी आप फाइनेंस सेक्टर से आते हैं, उन सारी चीज़ों को मैनेज भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं और नज़दीक से दिख रहे हैं, तो क्या ऐसा भारत का जो फाइनेंशियल सेटअप है अभी जहां हम हैं, तो उसमें क्या चेंजेस आने चाहिए, जैसे सेक्टर्स, पब्लिक सेक्टर हुए या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हुए, तो उनमें क्या चेंजेस आना चाहिए जिससे लोगों का सरकार के प्रति या सरकार का लोगों में एक इंटरकनेक्शन बने और हम आगे बढ़ें? देखिए, राष्ट्र तभी आगे बढ़ सकता है जब हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो। वैसे तो डिफेंस भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हमारा बॉर्डर भी सुरक्षित होने चाहिए, एजुकेशन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, टॉप की एजुकेशन होनी चाहिए, हैं, और ये पूरा इकोसिस्टम यदि बेटर होगा तो हम विकसित कहलाते हैं और हमारा देश समृद्ध होगा। हम सोने की चिड़िया जो पहले थे वो बन सकते हैं, और इसके लिए गवर्नमेंट को भी और पब्लिक को भी सब दोनों की पार्टनरशिप चाहिए। जहाँ मतलब जो कॉरपोरेट्स हैं, जो अच्छे वेल टू डू हैं, HNI हैं, सबको समाज के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए। जैसे एकल है, ये गाँव तक है, ऐसे बहुत सारी NGO भी होनी चाहिए, और अदरवाइज भी गवर्नमेंट को के साथ साथ हमें सबको सहयोग करना चाहिए। हमारी कैरेक्टर बिल्डिंग होनी चाहिए, और बहुत सारी फैक्ट्रियाँ, मैन्युफैक्चरिंग हमारी 16% है GDP के अंदर, ये 25% तक आना चाहिए। वर्ल्ड जैसे चाइना है, वर्ल्ड फैक्ट्री बोलते हैं, इसी प्रकार हम अपना हर अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ाएं, बैंकिंग सिस्टम हमारा ज़बरदस्त हो, स्टॉक एक्सचेंज ज़बरदस्त हो, यानी ये सारा इकोसिस्टम को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और शिक्षा इसके लिए बहुत ज़रूरी है। सब वहाँ पे तभी ये सब चीज़ हो सकती है जब हमारी नॉलेज बेटर होगी, आम आदमी की नॉलेज बेटर होगी, तो देश विकसित हो जाएगा और कैरेक्टर बिल्डिंग होगी। पिछले 10 सालों से देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है, और जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं या फिर देश के सेंटर में हैं, उनका एक खास फोकस है यूथ एंड वीमेन। उनका, क्योंकि अभी वुमेन रिजर्वेशन भी वो लाए, लोगों को एज ए कनेक्ट कर रहे हैं कि यूथ बड़े अच्छे से जुड़े और महिलाओं का देश के तरक्की में योगदान रहे। तो आप इसको कैसे देखते हैं, और कैसे यूथ्स को और महिलाओं को मोटिवेट किया जा सकता है कि वो आएँ और कंटिन्यूएशन बिल्डिंग? देखिए, हमारी देश में तो पता ही है, डेमोग्राफी डिविडेंड है ना, यूथ की पॉपुलेशन है ना अच्छी खासी है, तो
हमारा यूथ शिक्षित होना चाहिए, प्रोडक्टिव काम में लगे रहना चाहिए, उसको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना वाला बनना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ एम्प्लॉयमेंट लेने की बजाय उनको, जैसे स्टार्टअप्स है वर्ल्ड के अंदर, हम सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स खोल रहे हैं और हमारा स्टार्टअप्स बहुत जल्दी $1 बिलियन वाली कैटेगरी में आ जाता है। तो क्योंकि हमारे हिंदू समाज के अंदर माना जाता है कि जो ब्रेन है वो भगवान की देन है और यहाँ पे एक वो सबसे बढ़िया ब्रेन वर्ल्ड के अंदर माना जा रहा है। तो यूथ बहुत कैपेबल है इंडिया का, तो वो बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर सकता है, बस प्रोवाइडेड उनकी डायरेक्शन हम सही दें और उनको शुरू से हम उनको गाइड करें। कैसे यूथ्स को कैसे हम एक सही डायरेक्शन दिखाएं, क्योंकि अभी यूथ जो है थोड़ा सा क्योंकि डिजिटल ज़माना आ रहा है तो ध्यान भटकाने के साधन बहुत ज़्यादा है, लेकिन यूथ फोकस्ड रहे काम पे अपने, उन्हें क्या करना है, उनका जो आइडिया है वो कैसे आगे बढ़े और कैसे वो अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करें, इसके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? यही है, जैसे एक कल कर रहे हैं संस्कार के लिए, हमारे एक आयाम है संस्कार का, श्री हरि सत्संग वाला, और दूसरे भी हैं, वनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन भी संस्कार प्रोवाइड कर रहे हैं। और अभी गवर्नमेंट में भी ये नई एजुकेशन पॉलिसी में भी आ रहा है कि जैसे हमारी गीता है, रामायण है, ये हाउ टू लीड ए गुड लाइफ, हाउ टू बिकम ए गुड पर्सन। तो ये हमारी जो संस्कृति है इसके अंदर सब कुछ है, तो वो बच्चों को संस्कृति की तरफ गाइड करें और बच्चों को हम दें कि भाई जो ये हमारी किताबें हैं, गीता है, रामायण है और ऐसी संस्कार की किताबें, वो उसमें फोकस करें, वो पढ़े, है ना। पेरेंट्स को ये चाहिए, तो बचपन से उनमें वो भावना बढ़ाई जाए। हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो पुराने बड़े से एक बड़े लोग हुए हैं, जिनके महापुरुष जिसे हम बोलते हैं, तो उनकी कहानियाँ उनके बारे में बताएं। तो पेरेंट्स को, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर पहले ऐसे बताया करते थे, तो वो चीज़ हमें करनी चाहिए, हमें जुड़ना चाहिए अपनी संस्कृति के हिसाब से, संस्कार के हिसाब से। संस्कार की, क्योंकि एजुकेशन इज़ नॉट द ओनली थिंग, संस्कार के साथ एजुकेशन होनी चाहिए और एकल भी यही कर रहा है। एक चीज़ और आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि जो आजकल का समाज है, सोशल है, वो लोग आगे बढ़ रहे हैं और अपनी सब लोग अपने काम में व्यस्त हैं, लोग 9 से 5 जॉब कर रहे हैं, जा रहे हैं, भागदौड़ भरी ज़िंदगी सब लाइफ कर, लेकिन इन सब के बीच वो जो समाज सेवा है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके लिए कैसे जुड़े, ये आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जैसे ये अपना ये एकल है, ये समाज में जाता है कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं, 30,000 रुपये में एक स्कूल चलता है। लोग समझते हैं अरे अच्छा ये बच्चा इतने गरीब हैं वहाँ पे, तो जो समाज दे सकता है, मतलब जिनको रिक्वायरमेंट है, जैसे शहर में अमीर लोग रहते हैं, वहाँ पे बहुत गरीब हैं जो कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन दोनों का समन्वय होना चाहिए। तो जैसे यहाँ से वनवासी के बच्चे यहाँ आते हैं सिटी के अंदर, हम एकल का फंक्शन करते हैं, तो वो बेसिक आइडिया उसका यही है कि जो वेल टू डू समाज है और जो ऐसा पुअर कैटेगरी का समाज है, तो वो जब मिलते हैं तो उनमें वो बात आती है कि भी हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए इनको आगे बढ़ाने के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये भावना हमें क्रिएट करनी पड़ेगी अपने सभ्य समाज में, और जो वेल टू डू समाज है उसके अंदर ये भावना क्रिएट करनी पड़ेगी। एक आखिरी सवाल आपसे कि आपकी पीढ़ियों से जो आपके पूर्वज थे वो भी समाज सेवा में जुड़े रहे, आप भी जुड़े हैं और आपके साथ साथ आपकी पूरी फैमिली जुड़ी हुई, तो ये कैसे? हाँ, मेरा छोटा भाई है अशोक अग्रवाल, नहीं वो महाशतक वीर है, 1000 स्कूल दिया और हम सब देते हैं। मैंने अपने बच्चों के नाम से भी दिया, हेमलता ने भी दिया, कंट्रीब्यूट किया। तो इनमें सब में पता लगा इनको कि एकल कुछ है। इनके नाम से जब पैसा गया तो इन्होंने पूछा कि ये क्या है, तो वो एक उनमें भी एक भावना आई। जैसे एकल के प्रोग्राम में मैं कोशिश करता हूँ वाइफ चले, बच्चे चले, तो वो जाते हैं, तो जब भी वो जाते हैं तो उनके अंदर वो भावना आती है कि भाई हमारे फादर अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें भी अच्छा काम करना चाहिए, और वो संस्कार उनमें ऐड होता है। तो ऐसे ही जैसे मैंने बताया छोटा ब्रदर है, वो भी इसी प्रकार जुड़ा। जब मैं जुड़ गया एकल से, तो एक दिन मैंने उसको बताया कि भी ऐसे ऐसे संस्था है, तो वो भी
फिर प्रेरित होके उसने भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया। तो ऐसे ही जैसे हमने वुमेन विंग बनाई है, और आपने क्वेश्चन भी पूछा था वुमेन एम्पावरमेंट, तो ये एम्पावरमेंट ही है जब वो समाज के अंदर कंट्रीब्यूट करती है, उनके अंदर सेल्फ सेटिस्फेक्शन बढ़ता है, समाज से जुड़ते हैं, समाज के बारे में पता लगता है, तो उनमें कुछ करने की भावना आती है, तो वो एम्पावरमेंट भी होता है। और वो वैसे भी आज की तारीख में जो महिला है वो समाज के अंदर, बिजनेस के अंदर हर जगह कंट्रीब्यूट कर रही है। पहले की अब उनमें से ये भावना है कि मुझे शिक्षित होना है, हायर एजुकेशन भी लेती हैं, तो और वो समाज के साथ भी जुड़ जाए तो फिर बहुत ही बढ़िया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे सुभाष अग्रवाल जी, जिन्होंने हमें बताया कि कैसे हमें अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी करनी है, समाज को आगे बढ़ाना है और राष्ट्र को उन्नत राष्ट्र बनाना है।